बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में सबसे पहले आपको चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हवाले से दो बड़ी अहम खबरें देंगे। नंबर एक ये कि इमरान खान पर वज़ीराबाद में जो कातिलाना हमला हुआ था, उस कातिलाना हमले का जो मुद्दई एसएचओ था वज़ीराबाद में, जिस जगह पे इमरान खान पर हमला हुआ था, उस जगह से जो मुतल्लका थाना था, उस थाने का एसएचओ जो था वो उसी मुकदमे का मुद्दई बना था इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कातिलाना हमला हुआ था उसमें। तो वो जो मुद्दई एसएचओ था वो आज हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया। ये एक बड़ी अहम खबर है जो अब से थोड़ी देर पहले आई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एसएचओ जो था वो बड़ा अहम एक किरदार था इस सारे इंसिडेंट के हवाले से, क्योंकि ना सिर्फ ये कि उस मुकदमे का वो मुद्दई बना था और मुद्दई के तौर पे वो विटनेस भी था, बल्कि एट द सेम टाइम उस एसएचओ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी कुछ सवालात उठाए थे, उंगलियां उठाई थीं और कुछ इल्ज़ामात लगे थे। और सबसे पहला जो एक कंसर्न था पीटीआई वालों का वो ये था कि वो जो मुलजिम नवीद था जिसने इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला किया था, गोलियां चलाई थीं, उसको जब पकड़ा गया था और पुलिस की तहवील में लिया गया था तो फौरी तौर पर थोड़ी देर बाद उसकी वीडियो कैसे मंजर आम पर आई थी और उस वीडियो के अंदर वो इतराफ़ी बयान कर रहा था। तो वो वीडियो कैसे, किसने रिकॉर्ड की थी, किसने बनाई थी, किसके मोबाइल से बनी थी, कहाँ पर बनी थी, और फौरी तौर पर फिर वो मीडिया के साथ शेयर कैसे हो गई। और चंद मखसूस लोगों ने उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, मखसूस लोग मेरा मतलब है कि मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ एंकर पर्सन्स ने भी उसको फौरी तौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर जो है वो शेयर किया। तो ये सारे सवालात उठे थे। और फिर आपको याद होगा कि कुछ अरसे बाद जब JIT बैठी थी और उसके बाद फिर मजीद अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में थी, अभी असेंबली तहलील नहीं हुई थी। ये वो वक्त था जब इमरान खान साहब कहते थे कि जी हमारी हुकूमत होने के बावजूद इस मुकदमे में हम इंसाफ पर मबनी तहकीक और तफ्तीश नहीं कर पा रहे हैं और एसएचओ और DPO हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये कहती रही है पीटीआई, बावजूद इसके कि चीफ मिनिस्टर उनके परवेज़ इलाही होते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे तब, अब तो खैर पीटीआई का हिस्सा हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर थे और मुनस इलाही अपनी वफादारी का दम भरते थे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ये कहते थे कि मेरे ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है और उसका जो मुकदमा है, उसकी जो तफ्तीश है वो मेरिट्स के ऊपर नहीं हो रही और DPO हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो तब ये चीज़ सामने आई थी कि वो जो वीडियो बनी थी, ये मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड मौजूद है, वो इसी एसएचओ ने खुद अपने हाथों से बनाई थी और उसकी एक CCTV फुटेज भी पीटीआई वालों ने मीडिया के साथ शेयर की थी उस टाइम पे, अगर आपको याद हो। और वो तब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल हुआ ये था कि जो RPO रीजनल पुलिस ऑफिसर, जो DIG लेवल का एक पुलिस अफसर होता है, उसके कमरे में बकौल उस CCTV फुटेज और पीटीआई के वो वीडियो बनी थी RPO के, और RPO और DPO वहां पर मौजूद था और DPO ने अपना मोबाइल SHO को दिया था और SHO ने DPO का मोबाइल हाथ में पकड़कर मुलजिम नवीद की वीडियो बनाई थी। और फिर जब वो वीडियो बना ली थी तो फिर वो मोबाइल DPO को वापस कर दिया था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो ये अब इस सारी सूरत हाल में कि क्या वो SHO जो है मतलब कि उसको, मतलब कि CCTV तो अपनी जगह पर मौजूद है, बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि जब ट्रायल होता है, क्रिमिनल ट्रायल चलता है, तो उसमें विटनेसेस को बुलाया जाता है, उनसे गवाहियाँ ली जाती हैं, फिर उन पर जरा होती है, फिर उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे ये सवाल पूछे जा सकते थे अगर वो जिंदा होते और ट्रायल चलता और SHO बतौर विटनेस मतलब कि अदालत में कटहरे में पेश होता और उससे बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो ये सवाल पूछ सकते थे, मिसाल के तौर पे कि क्या तुमने वीडियो बनाई थी, क्या तुमने DPO के मोबाइल से वीडियो बनाई थी, क्या DPO ने वो मोबाइल खुद तुम्हें हैंड ओवर किया था, क्या DPO ने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप वो वीडियो बनाएं, और क्या वो वीडियो बनाने के बाद तुमने DPO को वापस की थी। अगर वो सारी चीज़ें मानते और कहते हाँ तो सर्टनली उसकी बहुत एविडेंशियल वैल्यू होनी थी। अगर वो कहते ना तो फिर जो CCTV फुटेज है उससे उनको कन्फ्रंट कराया जाता। ये एक तरीक़ाकार है, क्रिमिनल ट्रायल्स में होता है इस तरह से। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर विटनेस जो आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है तो फिर जो सच का सबूत आपके सामने होता है वो आप विटनेस के सामने रख देते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये देखो ये सच है। तो वो कन्फ्रंट कराना कहते हैं उसको। तो वो कन्फ्रंट कराया जाता, वो फिर कन्फ्रंट होते तो वो अगर CCTV उसका फोरेंसिक्स हुआ हुआ है और उसकी फोरेंसिक्स जो है वो उसकी ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी को आइडेंटिफाई करते हैं या वेरीफाई करते हैं, तो फिर अदालत उस लिहाज से SHO के बयान की रोशनी में बहुत सारी चीज़ें आगे जो है उसको खोल सकती थी और उसके हवाले से केस को प्रोसीड कर सकती थी और फैसला सुना सकती थी। कहने का मकसद ये है कि ये एक शख्स
جس کا آج انتقال ہوا ہے ہارٹ اٹیک سے. خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر چلی ہے. یہ عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ وزیر آباد میں ہوا تھا اس کا ایک بہت اہم کردار تھا، کلیدی کردار تھا، اہم وٹنس تھا. نہ صرف اس طرح سے کہ وہ مدعی مقدمہ تھا تو پروسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو الزامات ہیں ڈی پی او کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی تفتیش نہیں ٹھیک ہو سکی، میرٹس پر نہیں ہو سکی، ڈی پی او جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوا، تو اس میں اس بندے کی گواہی یا اس کی جرح یا وہ تمام سوالات جو میں نے آپ سے عرض کیے ہیں وہ سامنے ریکارڈ پر اگر آ جاتے تو میرے خیال میں چیزیں بہت بہتر طریقے سے عدالت کے سامنے پیش کی جا سکتی تھیں پی ٹی آئی کے ورژن جو بھی تھا اس کے حوالے سے. لیکن انفارچونیٹلی آج ان کی ڈیتھ کی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے میڈیا پہ. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں، آگے چلے دوسری اہم خبر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے کہ توشہ خانہ کیس میں ان کو دوبارہ طلب کر لیا جج ظفر اقبال نے، اور 11 اپریل کو توشہ خانہ کیس میں طلبی ہے. اور جو طلبی ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جی ایک جلد سماعت مقرر کرنے کی درخواست پیش کی گئی تھی استغاثہ کی طرف سے، اور پھر عدالت نے عمران خان کو فوری طور پر طلب کر لیا اور کہا ہے کہ صبح 8:30 بجے آپ نے پیش ہونا ہے، اور اگر 8:30 بجے صبح آپ پیش نہیں ہوں گے تو قانونی کارروائی ہوگی. اب جو سبارڈینیٹ کورٹس ہوتے ہیں، جیسے یہ کورٹ ہے ایڈیشنل سیشنز جج کا کورٹ ہے، اس میں جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے unless and until وہ پری اریسٹ بیل کیوں نہ ہو، پری اریسٹ بیل ہو، تو پری اریسٹ بیل جب ہوتی ہے نا قبل از گرفتاری ضمانت، تو اس میں ملزمان کو صبح تڑکے فرسٹ ٹائم عدالت میں جیسی کال ہوتی ہے پیش ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ پیش نہیں ہوتے ہیں اس ٹائم پہ تو ان کی ضمانت منسوخ بھی ہو جاتی ہے. ادر دین دیٹ پوسٹ اریسٹ بھی ہے یا ٹرائل بھی ہے، جیسے عمران خان کا تو ٹرائل چل رہا ہے نا اس کے اوپر، اور ضمانت کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی وکلا کی ریکویسٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ایک ٹائم سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی 10 بجے یا 11 بجے یا 12 بجے پیش ہوں گے. لیکن یہاں پہ اب عدالت ایک دم آل آف اے سڈن عدالت نے کہا ہے کہ جی 11 کو ہی پیش ہوں، 8:30 بجے پیش ہوں، اگر پیش نہ ہوئے تو قانونی کارروائی ہوگی. تو میں تو آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ جب بھی میں نے یہ دیکھنا ہو نا، اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں، جب بھی میں نے اس چیز کی اسیسمنٹ کرنی ہو کہ کیا عمران خان کے معاملات جو ہے وہ مذاکرات کی طرف یا سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جا رہے ہیں یا ابھی تک اختلاف ہے اور لڑائی ہے اور دوریاں ہیں خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو میں ان کیسز کے حوالے سے ڈیولپمنٹس کا بغور جائزہ لے لیتا ہوں. جیسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ یہاں سے تھوڑا بہت، کیونکہ کیسز تو توشہ خانہ یا باقی جتنے بھی کیسز ہیں، میرا تو اس کے حوالے سے ایک موقف ہے کہ اس میں سے جتنے بھی کیسز میرے سامنے ابھی تک آئے ہیں مجھے تو زیادہ تر سارے انتقامی کارروائی کے طور پہ ہی لگتے ہیں. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ اگر آپ عمران خان کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ابھی معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں یا نہیں ہو پا رہے یا نہیں ہو رہے یا نہیں کرنا چاہتے جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر اس میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہوگی تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی اسیسمنٹ ہو رہی ہے، جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو، اختلاف کو سمیٹا جائے، ختم کیا جائے. ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے، موجودہ حکومت سے حکومت ہو نہیں پا رہی ہے، ڈالر نہیں پکڑا جا رہا، مہنگائی نہیں پکڑی جا رہی، غریب آدمی رول گیا ہے، روٹی دودھ کو وہ ترس گیا ہے، اور جو فلکچویشنز ہیں وہ اتنی ایب نارمل ہے پچھلے کچھ عرصے میں. مثال کے طور پہ جن لوگوں کے انکم لیول میں اضافہ بھی ہوا ہے وہ لوگ بھی پریشان ہیں، کیونکہ جس طرح سے انکم لیول میں اضافہ ہوا ہے اسی حساب سے، بلکہ اس سے زیادہ، مطلب کہ زیادہ ریشو سے مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. تو جب مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ زیادہ پیسے بھی کما رہے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو اس طرح سے ریلیف نہیں ملتا ہے. تو 2 خبریں پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے جو اہم تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں. آگے میں آپ سے عرض کروں کہ کل کی تاریخ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 10 اپریل کو جو ہے حکومت جو ہے وہ فنڈز وفاقی حکومت ایشو کرے گی الیکشن کمیشن کو تقریباً 21 ارب روپے، تاکہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز ہو سکیں. اور ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وفاقی حکومت 10 اپریل تک فنڈز ایشو نہیں کرتی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان فوری طور پر
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस हवाले से आगे कार्रवाई करेगी। तो इस इशू को लेकर के वफाकी हुकूमत ने फंड्स इशू करने हैं, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ वफाकी कबीना का अहम इजलास हो रहा है और तमाम वज़रा जो हैं उसमें शामिल हैं और कुछ वज़रा जो है वो मॉडल टाउन से वीडियो लिंक के ज़रिए बैठे हुए हैं, बाकी सारे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और ये चीज़ डिस्कस हो रही है और जो उनके लॉ मिनिस्टर और बाकी जितने अहम लोग हैं वो सब बैठ के इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। पहली बात तो ये कि फ़ंड इशू करना या नहीं करना, नीयत तो आपको पता है कि फ़ंड्स इशू नहीं करना चाहती है हुकूमत और उसके 100 बहाने वो लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी बहाना काम का नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की नज़र में सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि जब फंड्स इशू करने हैं तो फंड्स इशू करने हैं, इलेक्शंस होने हैं जिस स्टेट पे उस स्टेट पे होने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी अभी ये प्रॉब्लम है तो इलेक्शंस हो नहीं सकते। तो लेकिन बहरहाल दो चीज़ों के ऊपर उस सर जोड़ा हुआ है वफाकी काबीना ने। नंबर एक कि फ़ंड्स इशू करने हैं नहीं करने उसके ऊपर आपको पता है कि उनकी नीयत है और मुझे तो तकरीबन काफ़ी हद तक इस बात का यकीन है कि फ़ंड्स इशू नहीं होंगे। अगर होने होते अब तक हो चुके होते, आज 9 तारीख है, सुबह 10 तारीख है, तो फ़ंड्स इशू हो चुके होते। जो अभी तक इशू नहीं हुए हैं इसका मतलब है कि ये हुकूमत फ़ंड्स इशू करने नहीं जा रही है। अब जो वो सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सुबह सुप्रीम कोर्ट में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये रिपोर्ट देता है या इलेक्शन कमीशन भी चुप रहता है मिसाल के तौर पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी आपको पता है होम्योपैथिक प्ले कर रहा है, नहीं जी हम नहीं कर सकते, हो नहीं सकता, फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो पीटीआई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। पीटीआई जाएगी तो फिर हुकूमत वक्त ने क्या लाइन लेनी है, क्या आर्गुमेंट लेना है, क्या दलील लेनी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जारी बात है पूछेगी। दूसरी तरफ एक खबर इंपॉर्टेंट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अलग अलग साथी जजेस के साथ मुलाकातें की हैं। ये ज़राए से खबर है कि वो मुलाकातें कर रहे हैं और उन्होंने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो इतना एक इख्तलाफ का सा माहौल है इस तकसीम को ख़त्म होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के केस में इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस के साथ अपना बेंच तश्कील दिया है। मतलब कि होता ना कि हर हफ्ते बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो लाइक माइंडेड जजेस को बिठा तो सकते थे ना वो अपने साथ, लेकिन उन्होंने ये किया है कि उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के साथ अपना बेंच बनाया। यानी कि चीफ जस्टिस जिस बेंच को हेड करेंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह उस बेंच का हिस्सा होंगे। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक का एक बेंच बनाया गया है। और इसी तरह कुछ और केसेस में जस्टिस वो जो है अपना काजी फायज़ ईसा साहब, उनका बेंच बनाया गया है एक और जज के साथ। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो डाइसेंटिंग जजेस हैं इस केस के हवाले से उनको इकट्ठा करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ खबर ये है कि थोड़ी देर पहले आप देख रहे होंगे मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक रहनुमा पॉलिटिशियन है, उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से नहायत ही गलत ज़ुबान का इस्तेमाल किया, गाली तक निकाली है, जो मुझे नहीं पता क्या गाली निकाली है क्योंकि वो बीप हो गई थी। अब वो गाली थी, वो अब्यूज़ था, वो किस तरह से उन्होंने स्वेयर किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुझे नहीं पता, ना अगर पता भी हो तो मैं यहाँ पे बोलना ही नहीं चाहता, ना बोल सकता हूँ, ना बोलना चाहिए। तो इस वजह से मैंने उसको सुनने की ज़हमत भी नहीं की कि मैं जाके देखूँ कि उस शख्स ने क्या बात किया है या किस ज़ुबान का इस्तेमाल किया है। तो साथ उसने ये कहा कि चीफ जस्टिस बल्ला पकड़ के एक सियासी जमात का जो है वो रुकन बना हुआ है या मेंबर बना हुआ है या कारकुन बना हुआ है। तो एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इख्तलाफी नोट देने वाले जज साहिबान के साथ खुद बेंच तश्कील दे रहे हैं कि जी वो मेरे साथ बैठें ताकि ये ना इंप्रेशन जाए कि हम बिल्कुल अलग अलग हैं। दूसरी तरफ हुकूमत वक्त के पॉलिटिशियंस जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा किया जाए और इलेक्शंस को डिले किया जाए। और इसमें अब और स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी, उनका स्टेटमेंट है कि 2 सूबों में अगर इलेक्शन सिर्फ होगा तो वो मजाक होगा, यानी कि आम इंतखाबात। इसी तरह चॉइस सर्वर जो पीटीआई को छोड़ चुके हैं और इस वक्त PMLQ का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात से पहले सूबाई इंतखाबात होते हैं तो ये जहर कातिल साबित होगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पीटीआई को निकाल के, वो सब कह रहे हैं कि इलेक्शंस पंजाब में KPK में नहीं होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त स्टेटस को की तमाम कुव्वतें एक जगह पर इकट्ठी हैं और वो इलेक्शंस को डिले करना चाहते हैं, मौखर कराना चाहते हैं। और पीटीआई की पूरी कोशिश है और चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का था उनकी कोशिश है कि कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शंस होगा क्या। आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।